नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। सी टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें दोस्तों। ठीक है, और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है सी टेट की। ठीक है दोस्तों, और ये टेस्ट होगा एक, देखते हैं 20 में से आपके कितने सही होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो पियाजे के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन हैं, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो आप लोग अपना आंसर चूज़ करें दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक अवस्था, और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग अपना आंसर चूज़ करें दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे, और आप लोग देखिए कि इनमें से कितने आप लोग ठीक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, बी आंसर, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसकी जो आयु सीमा होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है दोस्तों। ठीक है, 11 से 15 वर्ष होती है। ठीक है, जीन पियाजे ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, संवेदी प्रेरक गामक अवस्था। ठीक है, पहली होती है, कौन सी होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है दोस्तों। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। दूसरी होती है, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो आयु सीमा होती है वो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 होती है, और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष होती है दोस्तों। ठीक है, तो 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चा जो है किस अवस्था में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से बच्चा परिपक्व हो जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब भविष्य में आने वाली जो भी स्थितियाँ होती हैं उनके बारे में सोचने लगता है, अपने जॉब के बारे में सोचने लगता है, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। तो आगे की जो अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं उनके बारे में तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर विकास जो होता है काफ़ी हो जाता है बच्चे में। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बच्चों में 4 बौद्धिक विकास की अवस्थाएं किसने दी हैं, किसने पहचान की? तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि जीन पियाजे द्वारा ही दी गई हैं 4 अवस्थाएं। ठीक है, जीन पियाजे ने बाल विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं दी दोस्तों। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। कौन कौन सी दी थी? संवेदी प्रेरक, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, और
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है दोस्तों। ठीक है, तो जीन पियाजे ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, और जीन पियाजे कहाँ के थे? तो जीन पियाजे जो थे हमारे, ये स्विट्ज़रलैंड के थे। कहाँ के थे दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड। ये मनोवैज्ञानिक होने से पहले ये जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या थे? जंतु वैज्ञानिक। और इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग करके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया दोस्तों। ठीक है, किस अपने ही बच्चों पर, ठीक है, अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जी दोस्तों। ठीक है, जिसकी इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो वो पियाजे द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोहलवर का जो कौन सा सिद्धांत है? कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत है। स्किनर ने जो दिया है हमारा, वो स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अंत है संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन डी है अंत क्रिया का सिद्धांत। तो आप बताइए, अपना ऑप्शन चूज कीजिए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंध रखता है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि विकास जो होता है वो कभी नहीं रुकता। विकास हमारा गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है दोस्तों। ठीक है, विकास कभी नहीं रुकता, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है दोस्तों। और वृद्धि जो होती है, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि की एक आयु सीमा होती है, वृद्धि वहाँ जाकर रुक जाती है दोस्तों। ठीक है, अमूमन 24 या 22 वर्ष तक वृद्धि पूर्ण हो जाती है बच्चे में, लेकिन विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है और मरणोपरांत तक चलता है दोस्तों। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर, ठीक है, प्राथमिक स्तर हमारा 1 से 5 तक। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए है पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी है धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी है शैक्षिक शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और ऑप्शन डी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में क्षमता। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, पढ़ाने की उत्सुकता। एक शिक्षक के अंदर ये गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाने के लिए वो उत्सुक हो दोस्तों। ठीक है, धैर्य और दृढ़ता, तो धैर्य और दृढ़ता भी होनी जरूरी है। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, टीचर के लिए जो भी विषय होते हैं उनमें दक्ष होना जरूरी है, और शिक्षण की जो पद्धतियां हैं उनमें भी वो दक्ष हो। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, शिक्षक जो हो वो अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्ष हो दो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही लगते हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी वो ऑप्शन नंबर बी होगी, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है दोस्तों, क्या होगी? धैर्य और दृढ़ता। एक टीचर के लिए धैर्यवान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दृढ़ होना, ठीक है, निश्चित होना, किसी चीज़ पे अटल होना, ठीक है, वो भी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है।
तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, वह स्टेज कौन सी है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 के लिए ऑप्शन चूज करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और सीटेट की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सीटेट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इनको ज़रूर तैयार करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, 7 से 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है ठोस घटनाओं या ठोस वस्तुओं में युक्ति संगत तर्क करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, युक्ति कर सकता है, उनमें तर्क कर सकता है दोस्तों। ठीक है, एक युक्ति के तहत उनमें तर्क करना स्टार्ट कर देता है ठोस वस्तुओं या घटनाओं के बारे में। जैसे बच्चे ने एक एप्पल देखा, एप्पल के बारे में पूछेगा कि इसका लाल रंग क्यों है ना, तर्क करना स्टार्ट करेगा, इसको हम क्यों खाते हैं, ये गोल क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर क्या होता है। तो इस तरीके से वो ठोस वस्तुओं के बारे में तर्क करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। ठीक है, चिंतन आरंभ कर देता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ऑप्शन ए है किशोर अवस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 6 के लिए। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो होती है उसमें बच्चा जो होता है वो अपने वयस्क समूह के, अपने ही जैसे समूह में सक्रिय सदस्य हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अपने बराबर के जो दोस्त होते हैं उनमें समूह बना लेता है और उनमें रहना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो वो किशोर अवस्था में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, खिलौने की आयु, टॉय एज। ठीक है दोस्तों, खिलौने की आयु, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, एक होती है खिलौने की आयु और एक होती है खेलने की आयु। तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूछा है खिलौने की आयु, टॉय एज कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है शैशवावस्था को और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 7 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको टेस्ट के हिसाब से लें और देखिए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है वो खिलौने की आयु होती है दोस्तों। ठीक है, खिलौने की आयु, टॉयज। बच्चे को सभी खिलौने के हिसाब से ट्रीट करते हैं, बच्चे को खिलौना समझते हैं दोस्तों। ठीक है, और बच्चे के साथ खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। प्रश्न नंबर 8, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका। ऑप्शन ए है पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी है जीवन के साथ, ऑप्शन सी है प्रकृति के साथ और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आप लोग बताइए व्यक्तित्व जो होता है स्थायी समायोजन किस किस के साथ होता है प्रश्न नंबर 8 के लिए। तो प्रश्न नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। व्यक्तित्व जो होता है वो पर्यावरण के साथ भी समायोजन करता है, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु में शब्द भंडार कितना हो जाता है। ऑप्शन ए 100 शब्द, ऑप्शन बी है 60 शब्द, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 10 शब्द। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 9 के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 के लिए
तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 100 शब्द, ठीक है, 100 शब्द भंडार हो जाता है दोस्तों दूसरे वर्ष के अंत में, बच्चे के अंदर 100 शब्द बोलने की क्षमता हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? और प्रश्न नंबर 10 के लिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, किसका पूछा है, जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? ऑप्शन ए है भय, ऑप्शन बी है घृणा, ऑप्शन सी है आश्चर्य और ऑप्शन डी है भूख। तो जिज्ञासा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, ठीक है, आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति होती है वो आश्चर्य से संबंधित होती है दोस्तों, ठीक है, इसका जो संवेग होगा वो आश्चर्य होगा, ठीक है, जिज्ञासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन होता है? ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतक, ऑप्शन बी है अपसारी चिंतक और ऑप्शन सी है बहिर्मुखी और ऑप्शन डी है बहुत परिश्रमी। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 11 के लिए। तो प्रश्न नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ठीक है, कौन सा होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपसारी चिंतक। अपसारी चिंतक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में चिंतन करता है दोस्तों, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर देने के लिए वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे 6 है, 6 को कैसे आंसर 6 लाना है, तो इसको आंसर 6 लाने के लिए वो निम्न तरीके से अलग अलग तरीके से सोच सकता है एक प्रतिभाशाली बच्चा अपसारी चिंतन के तहत। जैसे 2 गुणा 3, 2 तिया कितने हो गए? 6 हो गए, 5 और 1 कितने हो गया? 5 और 1 6 हो गया, है ना। 2 और 4 कितना हो गया? 2 और 4 6 हो गया। इस तरीके से वो अलग अलग करके अलग अलग तरीके से चिंतन कर सकता है दोस्तों, ठीक है, अपसारी चिंतक के तहत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो ऐसी कौन सी अक्षमता है जो जन्मजात होती है? ऑप्शन ए है दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है श्रवण दोष, ऑप्शन सी है मूक बधिर या ऑप्शन डी है मंदबुद्धि। दृष्टि दोष मतलब ब्लाइंडनेस, श्रवण दोष सुनने की अक्षमता, मूक बोल नहीं सकता, मूक बधिर बोलने वाली, या मंदबुद्धि। तो आप लोग बताइए कि कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है प्रश्न नंबर 12 के लिए। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मंदबुद्धि बच्चा। मंदबुद्धि जो होती है, ये जो अक्षमता होती है ये जन्मजात होती है दोस्तों, ठीक है। दृष्टि ये जन्म के बाद भी हो सकती है, दृष्टिबाधित। श्रवण सुनने की जो सुनने का जो दोष है वो भी जन्म के बाद हो सकता है, और मूक बधिर वो भी जन्म के बाद हो सकता है, लेकिन मंदबुद्धि जो होती है ये जन्मजात अक्षमता होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन BBIB में लगा लीजिए आप, क्योंकि NCF 2005 से CTET में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो BIB में क्वेश्चन को लगा लीजिए, इसको NCF से जरूर 2-3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। NCF के अनुसार, ठीक है दोस्तों, NCF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, क्या होती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी NCF की फुल फॉर्म, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान कराना, ऑप्शन बी है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ऑप्शन सी है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, और ऑप्शन डी है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 30 के लिए, ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 के लिए। तो प्रश्न नंबर 30 के लिए ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ठीक है। केवल बच्चों को अंकगणित का ज्ञान ही नहीं देंगे, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा नहीं करेंगे, है ना। रुचि पैदा करना बनता है, बट यहाँ पर बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान
योग्यता का विकास करना होता है। ठीक है दोस्तों, गणित शिक्षण की मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा NCTE का पूर्ण रूप है। तो NCTE का पूर्ण रूप क्या है? NCTE का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? NCTE का ऑप्शन ए है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन बी है नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ऑप्शन सी है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, और ऑप्शन डी है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 14 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसकी जो पूर्ण रूप है, इसकी जो फुल फॉर्म है NCTE की, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन सा मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, और ऑप्शन डी है बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 15 के लिए। यहाँ पूछा है मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, नहीं पे कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में और वहीं पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम लोग क्या होते हैं, नहीं को नहीं देखते और पॉजिटिव क्वेश्चन के थ्रू ऑप्शन लगाए आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, NCF 2005 के तहत जो मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है वह है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। बच्चे को क्या करेंगे, हम उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देंगे दोस्तों। ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी एक सिद्धांत है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, ये भी है। बच्चों के चहुमुखी विकास कराना और उसके अवसर प्रदान करना, ये भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये इसका सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मानसिक विकार, ऑप्शन बी है गणितीय विकार, ऑप्शन सी है पठन विकार, और ऑप्शन डी है व्यवहार संबंधी विकार। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 16 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पठन विकार। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? पठन विकार। ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। पठन विकार जो होता है हमारा वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। डिसलेक्सिया अगर किसी बच्चे के अंदर ये बीमारी पाई जाती है तो वो पढ़ने में असक्षम होगा दोस्तों। ठीक है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की, ठीक है, शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्य धारा में डालकर, ऑप्शन सी है समाकलन द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। तो निःशक्त बच्चे जो होते हैं वो समावेशी शिक्षा के द्वारा उनको शिक्षा प्रदान की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चा हो, विकलांग बच्चा हो, है ना, कैसा भी बच्चा हो, सभी को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान की जाए दोस्तों। ठीक है, तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान समावेशी शिक्षा द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मकता का विचार, दूसरों के साथ झगड़ा, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 18 के लिए। यहाँ नहीं पूछा है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, एक बच्चा प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी सही होगा, दूसरों के साथ झगड़ कर। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसका ये संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो दूसरों के साथ झगड़े। ठीक है दोस्तों, सृजनात्मकता का विचार ये तो होता है, अभिव्यक्ति में नवीनता ये भी प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता होती है, और जिज्ञासा ये भी होती है।
लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है। अगर यदि एक बच्चा है आपकी क्लास में जो कि सी को तो डी बोल रहा है और डी को सी पढ़ रहा है, तो उसके अंदर कौन सी अक्षमता हो सकती है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है फाइलेरिया और ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो आप बताइए कौन से रोग से पीड़ित हो सकता है वो बच्चा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिसलेक्सिया। क्योंकि डिसलेक्सिया जो होता है ये एक पठन विकार है दोस्तों। कैसा है? पठन विकार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो एक शिक्षक के लिए आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करेगा। ऑप्शन ए है 30 घंटे, ऑप्शन बी है 45 घंटे और ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 50 घंटे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 45 घंटे। ठीक है, दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 के तहत एक टीचर के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे वर्क योजना बनाकर कार्य करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 20 क्वेश्चंस। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके कितने सही हुए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सुनो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे कि आपको आगे जो भी वीडियो आएंगी वो सीधा आपके पास आए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।